यस सर। हाँ जी मैम। चलो, का लास्ट कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा था? जीडीपी डिफ्लेटर का, है ना? और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है, विच इज यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, उससे क्या करते हैं? हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं इकोनॉमी में। उसका फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था क्या? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। क्या था? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। कोई डाउट है अभी तक जो भी जीडीपी कैलकुलेटर में पढ़ा था? एक दो चीजें हमें और करनी है उसमें। कल हम लोगों ने दो न्यूमेरिकल भी किए थे, छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो नहीं कह सकते, एग्जांपल्स लेके कुछ एक सम सॉल्व किए थे, एक दो। तो वो ये कहाँ पर है जो आपने बताया था वो जीडीपी वाला? जीडीपी कैलकुलेटर आपके चैप्टर में कहीं ना कहीं तो होगा, खुद ढूंढो उसको। ये मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे आपकी बुक का पेज नंबर थोड़ी याद है, मैंने कहा ना आपकी बुक मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है सर? खरीदो। अरे मैम बहुत खर्चे हैं मैम, बुक का खर्चा ना बढ़ाओ। जीडीपी कैलकुलेटर होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब आराम से ढूंढना उसको। ठीक है, मुझे ये बताओ कि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं? जो कल जीडीपी डिफ्लेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है कि नहीं? नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं, कोई दिक्कत? वो नहीं दिक्कत है, मुझे डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आया। डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं समझ में आया? डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या दिक्कत है? अरे मैम आप भी, आपको डाउट्स भी ऐसे आते हैं ना जैसे दूसरी क्लास के किसी बच्चे को। चलो, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? 28 स्टेट्स जो इंडिया में, और 8 यूनियन टेरिटरीज जो इंडिया में। उन 8 यूनियन टेरिटरीज में आपका उन 8 यूनियन टेरिटरीज में आपका दोनों जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, वो दोनों भी आते हैं। तो 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, ये दोनों आपकी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। साथ ही साथ, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत लंबा कोस्टल लाइन भी है, कोस्टल लाइन यानी समुद्री तट, तो इंडिया का वो जो समुद्री तट है ना, जैसे ये इंडिया का सदर्न एरिया कुछ इस तरीके से है ना। अब ये जो मुंबई वाले साइड पे है और इधर चेन्नई वाले साइड पे, तो इस साइड से भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो भी इंडिया की टेरिटरी है। इस कोस्टल लाइन से भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो भी इंडिया की टेरिटरी है। और इधर नीचे श्रीलंका की तरफ भी 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो डिस्टेंस है वो भी इंडिया की टेरिटरी है। एनएम मतलब नॉटिकल माइल्स। पानी में जो मेजरमेंट होती है ना वो मीटर सेंटीमीटर में नहीं होती बल्कि नॉटिकल माइल्स में होती है। ठीक है, उसको हम ये 12 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं आईटीडब्ल्यू यानी इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। वो इंडिया की टेरिटरी में ही आता है। कोई भी फॉरेन शिप या फॉरेन वेसल उतनी टेरिटरी तक नहीं घुस सकता है, उस डिस्टेंस तक नहीं आ सकता, क्योंकि वो अगर आया तो फिर उसको वो माना जाएगा कि वो इंडिया की टेरिटरी में आ गया इलीगली। ये क्या है? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, इसके साथ साथ जो दूसरे देश में इंडिया की एम्बेसीज, इंडिया के डिफेंस बेस, इंडिया के ऑयल रिग्स या कोल रिग्स, ये सब चीजें हैं, ये सब भी इंडिया के टेरिटरी में आता है। जैसे यूएसए में कोई इंडिया की एम्बेसी है तो उसको इंडिया की टेरिटरी माना जाएगा। वैसे ही इंडिया में जो यूएसए की एम्बेसी है उसको यूएस की टेरिटरी माना जाएगा। यूएस एम्बेसी में इंडिया के लोग नहीं जा सकते हैं, और हमारी एम्बेसी जो वहां पे वहां पे यूएसए के लोग नहीं जा सकते बिना हमारी परमिशन के। ठीक है, वैसे ही दूसरे देश में अगर कोई डिफेंस बेस है हमारा, ठीक है, जैसे मालदीव्स में इंडिया का डिफेंस बेस है, तो उस डिफेंस बेस पे मालदीव्स के लोग नहीं जा सकते। ठीक है, बिना हमारी परमिशन के। क्लियर है? ऐसे ही और कहाँ पे इंडिया का डिफेंस बेस है?
और शायद म्यांमार में है। तो म्यांमार में जो डिफेंस बेस है वहाँ भी बिना हमारी परमिशन के कोई नहीं जा सकता उस डिफेंस बेस की तरफ। ठीक है, ये सभी चीजें क्या होती है इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं। क्लियर है मैम? क्लियर है? सर इसके कुछ क्वेश्चन थे वो मुझे नहीं आ रहे थे। का का नहीं आवा? बोलो जल्दी बताओ। सर इसमें क्वेश्चन है which of the following are covered under the domestic territory of India? हाँ तो का है? का An है? Indian company in London. हाँ सर टोटल 9 क्वेश्चन है। हाँ तो पहला क्या है? कौन कौन सा उसमें से नहीं पता है? नौ नौ के नौ नहीं आते? पर इस कंसेप्ट ही नहीं समझ में आया तो मैं क्या करती इसमें। अरे तो कंसेप्ट क्या नहीं समझ में आया? कोई भी ऐसा मतलब ये जितनी भी चीजें मैंने बताई आपको ये सब इंडिया के टेरिटरी में आती हैं। ठीक है? सर पहला क्वेश्चन है और जो हाँ इंडियन कंपनी से याद आया, इंडियन कंपनी अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही है, ठीक है, यानी मेजर ऑपरेशन वो यहीं से करती है, तो वो क्या है फिर वो इंडियन कंपनी कही जाएगी और इंडियन टेरिटरी में ही है, ये माना जाएगा उसको। मतलब कि समझ लो शॉर्ट में बताऊं, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में है और ब्रांचेस उसने दुनिया भर में खोल रखे हैं, तो वो इंडियन कंपनी है, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में है, उसके सारे ब्रांचेस भी मान के चलो इंडियन टेरिटरी में है। ठीक है, उससे उसको टैक्स वैक्स सबका भरना पड़ेगा, सारी कंपनियों का जो बाहर भी है उनका भी। ठीक है, ठीक, क्योंकि वहां से भी इनकम कमा के वो देश में ही ला रहा होगा ना, इंडिया के टेरिटरी में लेके आ रहा होगा, इस वजह से। क्लियर है? वैसे ही कोई बाहर की कंपनी है जिसने इंडिया में एक ब्रांच खोल रखी है, तो उसको ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो हमारी डोमेस्टिक कंपनी है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का यूज कर रही है, सिर्फ उसकी वो ब्रांच जो इंडिया में खुली है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यूज कर रही है। ठीक है, क्लियर है? अब पूछो अपना सवाल। सर फर्स्ट क्वेश्चन है एन इंडियन कंपनी इन लंदन। तो इंडियन कंपनी है ना, हेड ऑफिस यहाँ पे होगा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में है। गलत जवाब नहीं है। कहे तो फिर केवल और केवल फिर उस ब्रांच के लिए कह रहा होगा कि जो मुझे कैसे पता चलेगा किसके लिए क्या है ना। मतलब अब पढ़ लिया है तो फिर यही असम्पशन लेके चलेंगे एग्जाम तक। ठीक है, कि वो कह रहा है कि इंडियन कंपनी इन लंदन, इसका मतलब स्पेसिफिकली सिर्फ उस ब्रांच के बारे में ही बात कर रहा है जो ब्रांच वहां पे खोली गई है लंदन में, तो फिर वो तो लंदन की टेरिटरी में है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन लंदन, सॉरी इन इंडिया। ये तो है डोमेस्टिक टेरिटरी में। सर क्यों? क्योंकि इंडिया में खोल रखा है उसने ऑफिस, हमारी जमीन का यूज कर रहा है। ठीक है, हम उससे टैक्स लेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर है तो उससे, और वो हमारी देश की टेरिटरी का यूज करके कुछ कमा रहा है तो उससे टैक्स लिया जाएगा, इसलिए। ठीक है, कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। हाँ कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय अ जापानीज। कंपनी इंडियन है और जापानीज ने ओनर कर रखा है, हाँ तो ये भी इंडियन टेरिटरी में ही है, ऑफिस तो इंडिया में ही है। मतलब जो इंडिया में होगा बस उसी को मानेंगे। और नहीं तो क्या, इतना सिंपल है, और क्या सोच रही हो आप? चौथा पॉइंट तो पढ़ो। फिर ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि एन इंडियन कंपनी इन लंदन। हाँ तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने पहले जो जवाब दिया था ये सोच के दिया था कि हेड ऑफिस की बात हो रही है, लेकिन वो केवल और केवल ब्रांच की बात कर रहा है, तो आप केवल और केवल वो स्पेसिफिकली जिस ऑफिस की बात कर रहा है उसी के हिसाब से जवाब दो बस। चौथा क्या है? ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज इन न्यूयॉर्क।
नहीं, ये नहीं लिया होगा उन्होंने, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में है, इस वजह से इंडियन टेरिटरी में नहीं है। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, ये तो होगा फिर। अगला। इंडियन एम्बेसीज इन जापान। हम्म इंडियन एम्बेसी इन जापान। ये होगा, मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया ये चीज। ये जितनी भी देशों में इंडिया ने अपनी एम्बेसी खोल रखी है वो इंडियन टेरिटरी में है, उसको इंडियन टेरिटरी माना जाता है, उस एम्बेसी के एरिया को। ठीक है। ब्रांच ऑफ एसबीआई इन चाइना। एसबीआई की ब्रांच जो चाइना में है, नहीं ये तो नहीं माना जाएगा। रशियन एम्बेसी इन इंडिया। इसको लिया है कि नहीं एसबीआई वाले को? नहीं। ठीक है। रशियन एम्बेसी इन इंडिया भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि रशिया फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है, तो वो रशिया का एरिया होगा जो उसकी एम्बेसी होगी यहाँ पे। सर अगर मान लीजिए इंडियन एम्बेसी इन यूएसए होगा तो वो लिया जाएगा। और नहीं तो का, क्योंकि वो इंडिया की एम्बेसी है यूएसए में। ठीक है। वहां पे यूएसए के कोई भी लोग नहीं जा सकते, वो इंडिया की टेरिटरी मानी जाएगी। उसी तरह यूएसए ने अपनी एम्बेसी जो इंडिया में खोल रखी है, वहां पे इंडिया के लोग नहीं जा सकते बिना यूएस के परमिशन के, क्योंकि वो यूएस की टेरिटरी मानी जाएगी। एम्बेसीज जिस देश की होती हैं वो उसी की टेरिटरी बन जाती है। ठीक है, भले ही फॉरेन लैंड्स पे हो। और क्लियर है? सर, सर ये भी नहीं होगा। टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। हम्म ये भी ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। हो गया। सर एक बार वो बता दीजिए कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट्स, फॉरेन एम्बेसीज को कॉन्सुलेट्स भी कहा जाता है, इट्स जस्ट अ सिनोनिम। फॉरेन एम्बेसी में जो लोग काम करते हैं ना, जैसे यूएस में जो इंडिया की एम्बेसी है, यहाँ से जो जो लोग वहाँ काम करने गए होंगे, उस ऑफिस में, उस एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे होंगे उनको कॉन्सुलेट्स कहा जाता है, कॉन्सुलेट्स। ओके। वैसे ही यूएस के जो लोग यहाँ पे काम करने आए होंगे इंडिया में, यूएस की एम्बेसी में, वो यूएस के कॉन्सुलेट्स हैं इंडिया में। ठीक है। यस सर। सरस है कि नहीं ये बताओ। क्लियर है? तो सर क्या क्या नहीं आता है डोमेस्टिक टेरिटरी में? कहाँ नहीं आता है? क्या क्या चीज नहीं आती है क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी में? अरे बहुत कुछ नहीं आता, जो जो चीजें बता रहे हैं बस उसको छोड़ के कुछ नहीं आता। आपके बॉर्डर एरियाज के बाहर के जो एरियाज हैं वो नहीं आते। ठीक है। एम्बेसी के बाद बाहर का जो एरिया होता है वो नहीं होता आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, इस तरीके से। ठीक है। जो जो चीजें आपको बताई हैं अभी, उन उन चीजों को आपको दिमाग में रखना है, वो एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। उसके अलावा बाकी सब कुछ उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होता। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। चलो। जीडीपी डिफ्लेटर में कोई डाउट अभी तक का जो पढ़ा है? नहीं। सर आपने जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, मुझे मिला ही नहीं। ओके, आपको मिला ही नहीं। किताब भी नहीं ढूंढ पा रही हो, अपनी किताब में कोई चीज कहाँ लिखी है बताओ। हाँ, होगी तब समझ होगी। होगी, 200% होगी। अब करते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस क्या है। नॉमिनल जीडीपी आपको याद है ये क्या, करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट होता है, तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइस। सर ये बताइए किस टॉपिक में आएगा ये जीडीपी वाला? पता नहीं मैम, देखिए कन्वर्जन वन्वर्जन के आसपास होगा। कहीं तो होगा नेशनल इनकम में। ठीक है। नॉमिनल जीडीपी का जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसमें वो किस पे कैलकुलेट होता है, करंट ईयर के प्राइस पे। और रियल जीडीपी किस पे कैलकुलेट होता है, बेस ईयर के प्राइस पे।
It is calculated on base year price. Second, nominal GDP जो होती है, it is affected by price and quantity both. और रियल जीडीपी जो है, it is affected only by quantity. रियल जीडीपी जो है, it is affected only by quantity. तीसरा डिफरेंस ये है नॉमिनल जीडीपी का, इट इज नॉट कंसिडर्ड a better measure for measuring development. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी को एक बेटर मेजर नहीं माना जाता है डेवलपमेंट मेजर करने का, जबकि रियल जीडीपी को माना जाता है. इट इज कंसिडर्ड, तो मैंने ये टर्म सुना था बट मुझे मिल नहीं रहा, बुक में पता नहीं कहाँ है. क्या नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी? इट इज कंसिडर्ड अ बेटर measure for measuring development. ठीक है, ये तीन डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के. ले आओ यार. हाँ, गिरा के मार. ठीक है, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होती है करंट ईयर प्राइस पे, रियल जीडीपी कैलकुलेट होती है बेस ईयर प्राइस पे. नॉमिनल जीडीपी प्राइस और क्वांटिटी दोनों से अफेक्ट होती है, रियल जीडीपी केवल और केवल क्वांटिटी से अफेक्ट होती है. नॉमिनल जीडीपी को एक अच्छा मेजर नहीं माना जाता डेवलपमेंट का, रियल जीडीपी को एक अच्छा मेजर माना जाता है डेवलपमेंट मेजर करने का. ठीक है, क्लियर है? यस सर. अब नेक्स्ट टॉपिक डालिए, लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स वेलफेयर ऑफ अ कंट्री. Limitations of using real GDP as index welfare of a country. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सर रियल जीडीपी के बाद
as index welfare of a country. सर आपकी बुक में अगर ये है तो मुझे सेंड कर दीजिएगा। As index welfare of a country. सुना आपने कि नहीं? शायद सुन लिया मैंने। ठीक है, 3 लिमिटेशंस है कि रियल जीडीपी को आप नॉमिनल जीडीपी के ऊपर प्रेफरेंस दे रही हो। ठीक है, रियल जीडीपी को आप नॉमिनल जीडीपी के ऊपर प्रेफरेंस दे रही हो। इस चीज़ के 3 लिमिटेशंस, 3 डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी क्या चीज है? कि जैसे कि मान लो 2009 में 100 रुपए बांटने थे। 2009 में 100 रुपए थे। टोटल नेशनल इनकम कितनी हुई? 100 रुपए की। 2009 में टोटल नेशनल इनकम हुई 100 रुपए की। अब आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये 100 रुपए समाज में जो रिच सेक्शन है और जो पुअर सेक्शन है, किसको ज्यादा मिलना चाहिए? ये 100 रुपए रिच को कि पुअर को? किसको ज्यादा देना चाहती हो? 100 रुपए में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए, रिच को कि पुअर को? सर हमको। पुअर को ना। तो 100 रुपए में से 60 रुपए मैं पुअर को दे देता हूँ, 40 रुपए रिच को दे देता हूँ। यही आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक इकोनॉमी में। डिस्ट्रीब्यूशन इसी से तरीके से करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार गड़बड़ी हो जाती है। जानबूझ के भी हो सकती होगी वो, और गलती से भी हो जाती है कि ज्यादा हिस्सा किसको जा रहा होता है? रिच को और पुअर को। इसी को कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी। ये क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी। रिच को ज्यादा अगर मिलने लग जाता है। ठीक है, अब अगर आप देखो 2010 में नेशनल इनकम बढ़ के 120 रुपए हो गई है। लोग कहेंगे अरे बाप बड़ी अच्छी बात है ना। 2009 में नेशनल इनकम थी टोटल देश की 100 रुपए, 2010 में हो गई 120 रुपए। लोग कहेंगे अरे बाप 20 रुपए बढ़ गई, मुबारक हो मुबारक हो, है ना। लेकिन क्या हुआ है, ये 120 रुपए जो बट रहे हैं ना इकोनॉमी में सारे इंडिविजुअल्स को, उसमें से रिच को सबसे बड़ा हिस्सा जा रहा है कितना? 115। और पुअर को कितना जा रहा है? केवल 5 रुपए। ठीक है, इस 120 में से 115 रुपए किसको जा रहा है? रिच सेक्शन को। और पुअर सेक्शन को कितना जा रहा है? 5 रुपए। यानी जो पैसा बढ़ा है, जो पैसा बढ़ा है वो तो पूरा का पूरा चला ही गया रिच सेक्शन को। साथ ही साथ पुअर सेक्शन के पास भी जो पैसा था उसमें भी काफी ज्यादा पैसा किसके पास चला गया? रिच सेक्शन के पास। ठीक है, इसी को कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। यानी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसी तरीके से होती है। ठीक है, इसी को कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी कुछ इसी तरीके से ही होती है, जब टोटल नेशनल इनकम का ज्यादा भाग रिच सेक्शन को मिलने लग जाए बनस्पत पुअर सेक्शन को मिलने के। ठीक है, ठीक है। यस सर। चलो अब सेकंड पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी।
ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी किस तरह होता है? जैसे 2009 में आपके पास 100 यूनिट्स है। 2009 में आपके पास 100 यूनिट्स है। अब 100 यूनिट्स को आप कंज्यूमर 100 यूनिट्स की मदद से आप कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हो 70 और डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस करते हो 30। ठीक है। 2009 में आपके पास 100 यूनिट्स थे। 100 यूनिट्स में से 70 यूनिट्स आपने कंज्यूमर गुड्स बनाए, 30 यूनिट्स डिफेंस गुड्स बनाए। और 2010 में आपके पास 200 यूनिट्स थे। 2010 में आपने 200 यूनिट्स बनाए। ठीक है। 2010 में जैसे पिछली बार आपकी नेशनल इनकम 20 रुपये बढ़ गई थी, पिछले वाले में आपकी 20 रुपये नेशनल इनकम बढ़ गई थी। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी 200 यूनिट्स 100 यूनिट्स बढ़ गया है। यहाँ पे आपका प्रोडक्शन भी 100 यूनिट्स बढ़ गया है, 100 से 200 हो गया। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, इन 200 में से कंज्यूमर गुड्स पे केवल खर्चा कितने यूनिट्स लगा रहे हो? 60 यूनिट्स। कंज्यूमर गुड्स पे केवल 60 यूनिट्स लगा रहे हो। बचे हुए सारे किस पे लगा रहे हो? डिफेंस गुड्स पे। डिफेंस गुड्स पे आप टोटल 140 गुड्स यूनिट्स लगा रहे हो। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स पे 70 और डिफेंस गुड्स पे कितना? 30 लगा रहे थे पहले, अब कितना? 60 लगा रहे हो और 140 लगा रहे हो। यानी जितने भी नए गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, जितने भी नए गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, सारा का सारा डिफेंस पे लग रहा है। उल्टा कंज्यूमर गुड्स से भी 10 गुड्स जाके किस पे लग रहे हैं? डिफेंस पे। क्लियर है मैम? क्लियर है? और यही है कॉम्पोजिशन में गड़बड़ी। कॉम्पोजिशन कैसे होना चाहिए? कंज्यूमर गुड्स पे आप ज्यादा गुड्स लगा रहे हो और डिफेंस पे कम। लेकिन आपने क्या कर दिया है, एक ही साल के अंदर आपने डिफेंस पे ज्यादा लगाना शुरू कर दिया और कंज्यूमर गुड्स पे पैसा कम लगा रहे हो। ठीक है। तो सर इसमें हमको करना क्या चाहिए था? कंज्यूमर पे ज्यादा लगाना चाहिए था। ठीक है। अब ऐसा भी नहीं कि कंज्यूमर पे 95 लगा रहे हो और उस पे 5 लगा रहे हो डिफेंस पे। कंज्यूमर ज्यादा होना चाहिए और एक अप्रोप्रिएट रेशियो मेंटेन होना चाहिए कंज्यूमर और डिफेंस के बीच। जैसे 60-40, 70-30, 80-20 भी सही है। बस 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए डिफेंस, और डिफेंस 20 के नीचे, कंज्यूमर और डिफेंस 20 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। क्लियर है मैम? यस सर। पक्का? तो क्या पक्का? सर आप पढ़ा दे रहे हैं, पता नहीं मेरी बुक में नहीं है। हाँ, आप पढ़ा तो रहे। सर मेरी बुक में नहीं है, पता नहीं। चलो लास्ट पॉइंट इस पे, थर्ड। सर मुझे कैसे पता चलेगा आप सही पढ़ा रहे हैं? हाँ मैम, सही बात है। और आपको तो हमेशा डाउट होता है ना कि मैं कुछ गलती पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा मैं बिल्कुल सही रहा हूँ। अपनी किताब में आप खुद ही नहीं ढूंढ पा रही हो, आप नींद में हो। स्कूल से आई होगी 3 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे सो गई होगी, आधे घंटे में उठना पड़ गया होगा क्लास के लिए। अरे स्कूल बंद है ना? तो क्या? स्कूल तो बंद है। हाँ। अरे तो कोई नहीं, प्लाजियो घूमने गई होगी, प्लाजियो घूम के आई होगी, सो गई होगी, अचानक से उठी होगी, देख तो पा बस नहीं। 3 क्लास ही वो थोड़ी ना है। देख पा नहीं रही होगी ठीक से, कहीं लिखा होगा उसी चैप्टर में जीडीपी डिफ्लेटर। तो पक्का ना यही वर्ड लिखा है ना, मतलब आप कुछ मतलब कोई और वर्ड तो नहीं होगा? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। जीडीपी डिफ्लेटर हाँ है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स भी इसका नाम होता है, पर हेडिंग हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर के नाम से दी जाती है। या पर देख लो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स करके कुछ लिखा हो। कुछ नहीं बोला। ऐसे कैसे? हटाया नहीं जा सकता।
चलो तीसरा लिमिटेशन है कि इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं लिया जाता। ठीक है, तीसरा है कि इसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज नहीं लिया जाता। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज यानी बार्टर एक्सचेंज जो नहीं होता है, बार्टर एक्सचेंज से भी लोगों का भला होता है। जैसे कि आपने मुझे आइसक्रीम दे दी, मैंने आपको डोसा दे दिया, हम दोनों का भला हो गया कि नहीं हो गया? मुझे आइसक्रीम खानी थी, मुझे आइसक्रीम मिल गई, आपको डोसा खाना था, आपको डोसा मिल गया। सही है। बट बार्टर एक्सचेंज को यहाँ जीडीपी डीबी में कंसिडर नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? नॉन मॉनेटरी होता है। ठीक है, पैसे का तो फ्लो हो नहीं रहा है। ठीक है, बार्टर एक्सचेंज में पैसे का तो फ्लो हो नहीं रहा है। क्लियर है? Yes, sir. लोगों का वेलफेयर जरूर हो रहा है, लोगों की जरूरतें तो पूरी हो रही है, लेकिन पैसे का फ्लो नहीं हो रहा ना, इसीलिए जीडीपी पे इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। सरस, तो फिर से बताइए। बार्टर एक्सचेंज से लोगों का भला तो होता है। कैसे? जैसे आप मुझे आइसक्रीम चाहिए थी, आपने मुझे आइसक्रीम दे दी, आपको डोसा चाहिए था, मैंने आपको डोसा दे दिया, लोगों का भला तो होता है इस एक्सचेंज से। इससे वेलफेयर तो है इकोनॉमी का, लेकिन इसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी होता है नेचर में। ठीक है। Yes, sir. लास्ट इज एक्सटर्नलिटीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 नंबर में पूछा जा सकता है, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। ठीक है, एक्सटर्नलिटीज के बारे में लिख लो डेफिनेशन, लिखो। एक्सटर्नलिटीज आर पॉजिटिव्स and negatives of an economic activity without paying the price or penalty for that activity. Full stop. So without के बाद Externalities are positives and negatives of an economic activity without paying the price or penalty for that activity. Full stop. ठीक है मैम, लिख लिया? Yes, sir. अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है। ठीक है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं है, ज़्यादातर जगह जहाँ फैक्ट्रियाँ ना हो वहाँ विकास नहीं होता ना, तो फैक्ट्रियों का कहीं भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज जाती हैं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है, इनकम्स बढ़ती है, नेशनल इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो हर जगह का इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जाएंगी तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी। तो मान लेते कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो फैक्ट्रीज ना हो, तो कौन सी ऐसी जगह ले लें? अरे आपका बस्ती ले लेते हैं, बस्ती में फैक्ट्रीज नहीं है। ठीक है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहली चीज़ दिमाग में बस्ती आई। ठीक है, तो बस्ती में जैसे फैक्ट्रीज नहीं है, तो बस्ती में कोई फैक्ट्री लगाएगा जाके, तो फिर फैक्ट्री लगाने से क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी।
नेशनल इनकम बढ़ेगा, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब पॉजिटिव फैक्टर्स है फैक्ट्री लगाने के। बस्ती में फैक्ट्री लगाने के ये सब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव फैक्टर्स है या पॉजिटिव एक्टिविटी है उसकी वजह से। ठीक है, इसे पॉजिटिव कैनेटाइजेशन भी कहते हैं। क्या, इसको पॉजिटिव कैनेटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी होगी। लेकिन फैक्ट्री लगाने से वहां पे पॉल्यूशन भी तो बढ़ जाएगा ना, वहां पे पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ जाएगा, सॉइल इरोजन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव कैनेटलाइजेशन होगा फैक्ट्री लगाने से। ये फैक्ट्री लगाने से नेगेटिव कैनेटलाइजेशन होगा, इसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। ठीक है, सरस है, यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर। बस्ती में है कि नहीं फैक्ट्री? है। है, लो। तो जब आई होगी तब यही सब हुआ होगा। पॉजिटिव कैपिटलाइजेशन वहाँ क्या हुआ होगा, वहाँ पे लोगों को काम मिला होगा, नेशनल इनकम वगैरह बढ़ी होगी। और नेगेटिव क्या हुआ होगा, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया होगा वहाँ। ठीक है, चलो ये चारों लिमिटेशंस थे। रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी के ऊपर कंसिडर करने के ये चारों क्या थे, लिमिटेशंस थे, डिसएडवांटेजेस थे। क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। इसी के साथ जीडीपी डिफ्लेटर समाप्त हो गया है। ठीक है, आपको अभी तक मिला नहीं बस किताब में। कोई बात नहीं, अगर मिला नहीं तो मैंने काफी कुछ लिखवा भी दिया इसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन। कन्वर्जन से बेसिकली अब हम लोग का नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू होने जा रहा है। सर आप वो कब पढ़ाएंगे? का जीडीपी, एमपी, एनएफआई, ये सब हाँ सब्सिडी। पढ़ेंगे, पढ़ना है, बताओ नहीं बताओ। हम तो सोच रहे थे आप पढ़ोगे ही नहीं, आपकी वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। आपको क्या लगता है मैम, वो थ्योरी है कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल है? सर वो न्यूमेरिकल में है। हम्म, और अभी तक तो मैंने नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू ही नहीं किया था, तो आप कहाँ से हाँ पढ़ तो लोगे उसको? आपने बोला आप शुरू करेंगे तो उसके पहले पढ़ाना पड़ेगा ना, इसीलिए। हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हो, अब शुरू ही करने जा रहे हैं। वही मैं कह रहा था कि नेशनल इनकम का थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर कर लिया हम लोगों ने मैम। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन में कोई डाउट हो, रिवाइज रिवाइज करो, कुछ डाउट हो तो पूछना। अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन इसका शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम का। ठीक है, ये भी अपने आप में काफी लंबा है न्यूमेरिकल पोर्शन में, क्योंकि इसके 3 मेथड्स जो हमें पढ़ने पड़ेंगे आगे जाके नेशनल इनकम निकालने के, तीनों पे एक एक क्लास तो कम से कम लगेगी। ठीक है, प्लस कन्वर्जन के लिए एक क्लास लेके चलो। हो सकता है अगला पूरा हफ्ता भी ले जाए नेशनल इनकम। ठीक है, लेकिन अगर एक बार ये खत्म हो गया तो ये सबसे लंबा चैप्टर है आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का। ये एक बार खत्म हो जाए, जल्दी नहीं है सर कोर्स कंप्लीट होने। कोई जल्दी नहीं है क्या? बढ़िया है, आपके पास समय ही समय है। बोर्ड अगले साल दोगी कि अगले के अगले साल दोगी? सर जल्दी इन द सेंस आपने बोला ना कि 3 महीने में कंप्लीट कर देंगे। हाँ हाँ वो तो पता है, रश थोड़ी करवाना है। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि 3 मेथड्स होते हैं, तीनों पे एक एक क्लास लगती है नॉर्मली, वो मेजरमेंट करने के नेशनल इनकम के। प्लस एक क्लास लेके चलो ये कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है, जो हमें मेजरमेंट करने से पहले पढ़ना होता है, मेजरमेंट सीखने से पहले। तो 4 से 5 क्लास इस पे हो गई। ठीक है, तो भाई मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीक भी हो सकता है पूरा का पूरा नेशनल इनकम ही चले। लेकिन एक बार ये खत्म हो गया तो और कोई चैप्टर, जो 3 चैप्टर्स और बचे हैं ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो इतने लंबे नहीं है जितना ये लंबा है। खासकर गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो तो काफी छोटे चैप्टर्स हैं। थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा है पर इतना लेंदी नहीं है। ठीक है, नेशनल इनकम का रिवीजन भी जब करो तो इसी तरीके से करना, थ्योरेटिकल पोर्शन का रिवीजन अलग करना और न्यूमेरिकल पोर्शन का रिवीजन अलग करना। ठीक है, चलो अब कन्वर्जन शुरू करते हैं। कन्वर्जन जो है ना, मैं यहाँ पे 5 फॉर्मूले लिखने जा रहा हूँ, ये 5 के 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मैम। ठीक है,
मैं यहाँ पे 5 फॉर्मूलेस टोटल लिखने जा रहा हूँ, 5 के 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक। पहला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बताओ मुझे जरा। सर हम नहीं बताएंगे, हमको नहीं आता है, हमसे ना पूछो। मैम आप कोई भी ये टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एसी ऐसी चीजें खरीदती हो ना, और सर दुकानदार दूसरे रेट में तो सर उस रेट में नहीं बिकता है, वो सस्ते में कहा तो कह रही हो? बिकता है। सर मतलब जब उसको आप सेल करो तो फिर वो उस रेट पे नहीं मिलता है, उस कम रेट पे मिलता है अरे इसलिए। भैया वो मार्केट वैल्यू होती है, ठीक है। अच्छा। हाँ, आप जब उसको खरीदती होगी तो आपको दुकानदार बताता होगा मैडम ये, जैसे टीवी खरीद रही हो, टीवी बताएगा मैडम ये टीवी की उम्र 25 साल है, 25 साल से एक दिन ज्यादा नहीं चलेगी है, 25 साल इसकी लाइफ है, ठीक है। 25 साल उस टीवी की लाइफ है, यानी हर साल अगर वो टीवी आपने खरीदा है 50,000 रुपए का, ठीक है, और 25 साल उसकी लाइफ है, यानी हर साल वो क्या होगा, 2-2 हजार रुपए उसकी कीमत कम होती रहेगी उस टीवी की। उस टीवी की कीमत हर साल 2-2 हजार रुपए कम होती रहेगी। और ये जो गिरावट हो रही है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लाइफ ऑफ दैट टीवी, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ ऑफ दैट टीवी, जो उसकी गिरावट हो रही है ना उसकी वैल्यू में, उस टीवी की, इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब जैसे 50,000 रुपए था डेप्रिसिएशन से पहले की वैल्यू, 2,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा, और 48,000 जो वैल्यू बची है ये आफ्टर डेप्रिसिएशन बची है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है ग्रॉस, ये होती है डेप्रिसिएशन की अमाउंट, और ये आपकी नेट वैल्यू जो डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है, ठीक है। सर एक बार फिर से बताइए। मैं सच में रोने वाला था, इतने आराम से इतने बढ़िया तरीके से समझाया, लेकिन नहीं, आप गोलगप्पे खाने में व्यस्त थी इसीलिए सुना ही नहीं। क्या आजकल की जनरेशन 4 काम एक साथ कर रही है ना, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ में देर में आ रहे हैं। बताओ। अरे सर कुछ नहीं कर रहे हैं। चलो, मैंने बताया कि जैसे कोई टीवी खरीदी, आपने 50,000 रुपए की खरीदी है, 25 साल उसने कहा दुकानदार ने कि इस टीवी की लाइफ है, 25 साल उस टीवी की लाइफ बताई उस दुकानदार ने, तो हर साल उस टीवी की कीमत कम होगी, कितनी, 2-2 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए हर साल उस टीवी की कीमत कम होगी। तो 50,000 रुपए थी टीवी की कीमत बिफोर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, 2,000 रुपए उसकी कीमत कम हुई ड्यू टू डिप्रिसिएशन, और 48,000 रुपए उसकी कीमत बची है आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन उस टीवी की, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना बिफोर डिप्रिसिएशन वाला, ये ग्रॉस वैल्यू कहते हैं इसको, जो आफ्टर डिप्रिसिएशन है इसको कहते हैं नेट, और ये है आपका डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसी वजह से देखो आपका फॉर्मूला क्या बना, नेट का फॉर्मूला क्या है, नेट का फॉर्मूला है ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ग्रॉस माइनस नेट, इसी बेसिस पे फॉर्मूला बना है। क्या ये क्लियर है कि नहीं? सर मैंने इसके न्यूमेरिकल्स किए बट मुझे इसके कंसेप्ट समझ नहीं आ रहे, बट मैंने इसके न्यूमेरिकल्स किए थे, वो मुझे आ गए थे। अरे अब कॉन्सेप्ट हम लोग बिल्कुल आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, बिल्कुल बेसिक चीजों से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको सब आ जाएगा, ठीक है। बस आप कोई वाहियात सवाल इस समय ना पूछना, ठीक है। सर मैं वाहियात सवाल नहीं पूछती। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन समझ में आ गया ना। यस सर। और ये जो 5 फॉर्मूले में याद करने को कह रहा हूँ ना, ये 5 रट लेना, लिटरली रट लेना ये पांचों चीजें। चौथा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला मतलब, मेरे पास है, मतलब मैंने लिखा है इसको। हाँ, बकवास, कुछ नहीं। बकवास क्या है ये, पांचों फॉर्मूले बकवास है। मैंने बकवास वर्ड का यूज ही नहीं किया। तो आप क्या कह रही हो पता नहीं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। NFIA, इसके न्यूमेरिकल्स आप कहाँ से लगा रही हो, आपके स्कूल में सब होंगे क्या?
सर मैम ने न्यूमेरिकल्स तक करवाए थे, फिर मैम ने छोड़ दिया, कह रही थी बाद में पढ़ाएंगे। थ्योरी बाद में पढ़ाएंगे। हाँ। अच्छा, NFIA इसको कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कहते हैं NFIA। इसका फॉर्मूला है नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक और फॉर्मूला होता है इसका NFIA का, वो क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, मैडम ने बहुत बढ़िया से पढ़ाया है, सही है। जब ये स्कूल की मैडम अच्छे से पढ़ा देती है तो मेरा काम आसान हो जाता है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। चलो फिर इसी बात पे अगला फॉर्मूले का बताओ मुझे, चौथा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका फॉर्मूला बताओ। NIT का इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडीज है, मतलब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, मैं भूल गई हूँ। हाँ, एक फॉर्मूला तो यही है, बिल्कुल सही कहा। और एक दूसरा वाला है क्या? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। दो फॉर्मूले हैं इसके भी, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। और एक आपका जो आपने अभी बोला, NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। मैम व्हाट इज सब्सिडी? सर वो जो सिलेंडर में मिलती है वो? हाँ। हाँ, सही, कॉमन जवाब सबका है। सब्सिडी सरकार का कैशबैक समझ लो बस। वो होता नहीं है, पेटीएम पे आप पेमेंट करती हो कभी कभार कैशबैक मिलता है, यस सर। तो वो सरकार का कैशबैक है। सरकार आपको किसी चीज पे छूट दे रही है तो आपको कैशबैक के रूप में पैसा वापस कर दिया। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए मैम। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट माइनस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ठीक है, सरस। सर और भी। बस इसके अलावा और कुछ याद नहीं करना है, और कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा याद करना पड़ सकता है कुछ चीजें, वो जब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम देखेंगे वहां पे याद करना पड़ेगा। मैं ये रब ना करूं तो ज्यादा सही रहेगा। उधर चले जाओ ना। अब वैसे आपको उठे पड़ी, वो 5 बजे कुछ कहीं था ना, एग्रीगेट्स। पहला NNP एट FC, इसी को कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, NNP एट FC को कहते हैं नेशनल इनकम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब आप निकालोगे इसके जो एलिमेंट्स हैं, एक एक एलिमेंट को पकड़ के। सबसे पहला एलिमेंट क्या है? N। N का मतलब होता है मैम, अगर N लिखा हुआ है तो नेट, अगर G लिखा होता है तो ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद आपको दो एलिमेंट्स लेने हैं, ये दोनों एलिमेंट्स, दो दो करके एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, और फिर लास्ट में भी ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनको एक साथ लेना होगा। अगर यहाँ DP लिखा होता है तो वो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन NP लिखा हुआ है तो ये है नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद वो जो FC है वो छोटा सा लिखा हुआ है, इसका मतलब है एट। ठीक है, एट के बाद क्या, अगर वहां MP लिखा होता है तो वो कहेंगे मार्केट प्राइस, और FC लिखा है तो क्या है? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है मैम? हाँ सर। सेकंड, NDP at FC। ये डोमेस्टिक इनकम होगा ना? Yes ma'am, you are always right।
यू आर योर ओन इकोनॉमिक टीचर। क्या था ये सर? हाँ, हम भी सोच रहे हैं इसका मतलब भी क्या था। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये देखो क्या राइटिंग बन रही है। ठीक है, क्लियर है मैम? ये नेशनल इनकम था पहला वाला, एनपीएडएफसी, और एनडीपीएडएफसी क्या था? डोमेस्टिक इनकम। थर्ड, जीडीपी एट एमपी, ये क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एट मार्केट प्राइस। बहुत बढ़िया मैम। नेक्स्ट, ये 8 भाई बहन है टोटल। नेक्स्ट, जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है मैम? यस सर। पांचवा, अब एब्रीविएट करने की आगे जरूरत तो है नहीं, मेरे ख्याल से हमने सारे एलिमेंट देख लिए हैं। तो 5 जो बचे हुए हैं उनको मैं लिस्ट कर देता हूँ। फिर है जीएनपी एट एमपी, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है। 6th है जीडीपी एट एफसी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 7th एनडीपी एट एमपी, जो कि है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और 8th है एनएनपी एट एमपी, जो कि है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, टोटल ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं मैम। ठीक है, टोटल ये 8 एग्रीगेट्स होते हैं। क्लियर है? अब ये कन्वर्जन के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है वो कैसा होता है सर? वो बेसिकली कन्वर्जन के ऊपर होता है। जैसे कि आपको कोई एक एलिमेंट इसमें से दे दिया, जैसे कि जीडीपी एट एमपी दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ एनएनपी एट एफसी क्या होगा। ठीक है, आपको दे दिया एनडीपी एट एफसी और आपसे पूछ लेगा कि बताओ एनडीपी एट एमपी क्या होगा। तो सर ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको? इसमें आपको हेल्प करेंगे वो 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको याद करने को कहे हैं। ठीक है, इसमें आपको हेल्प करेंगे वो 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको याद करने को कहे हैं। ठीक है, जैसे कि चलो देखते हैं। न्यूमेरिकल आज नहीं करेंगे कन्वर्जन के, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं सारा। ठीक है, ताकि अगली ठीक क्लास। है। हाँ, हेलो, यस सर। घूमई। घूमने नहीं गए थे। चलो, अब मैंने कहा कि कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट आपको दिया रहता है और आप दूसरे में उसको कन्वर्ट करते हो। तो जस्ट इमेजिन आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी, आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी और आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी, यानी नेशनल इनकम की वैल्यू। आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी, आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी की वैल्यू। तो कैसे निकालोगे? आपको हर एक एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट मारना पड़ेगा, और उसको कन्वर्ट करने में आपको 5 फॉर्मूले हेल्प करेंगे। जैसे कि यहाँ पे गिवन है ग्रॉस
और आपको ग्रॉस को कन्वर्ट करना है किसमें? नेट में। आपको ग्रॉस को कन्वर्ट करना है नेट में। तो ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला कहाँ था? डिप्रिसिएशन में। ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला कहाँ था? डिप्रिसिएशन में। और आपको निकालना क्या है? आपको नेट की वैल्यू जाननी है, ग्रॉस की वैल्यू तो आपके पास पहले से ही होगी। तो मुझे नेट का निकालना है ना? हाँ, आपको नेट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि ग्रॉस की वैल्यू आपके पास पहले से ही है। तो फॉर्मूले को नेट के कंटेक्स्ट में ले आओ। नेट उधर जाएगा, डिप्रिसिएशन इधर आ जाएगा। तो नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, आपको आपका ग्रॉस नेट में बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको गिवन है और नेशनल प्रोडक्ट आपको जानना है। डोमेस्टिक सर प्रोडक्ट निकालना क्या है? का सर ये बताइए, गिवन क्या है और निकालना क्या है? जो इक्वल टू के उधर लिखा है वो निकालना है, और जो इधर लिखा है वो क्या है? गिवन है। जीडीपी एट एमपी गिवन है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, जीडीपी एट एमपी गिवन है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। सरस। हाँ सर, तो मतलब अब हमको नेशनल पे देखना है, तो हाँ, डीपी और एनपी नेशनल कहाँ पे है? बड़ा है डोमेस्टिक से, तो फिर NFIA प्लस होगा, है ना? हाँ, आपको नेशनल प्रोडक्ट जानना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, तो फॉर्मूले को नेशनल प्रोडक्ट के कंटेक्स्ट में लाओ। तो फॉर्मूला क्या बना? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। क्या बना? डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एनएफआईए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए आपको प्लस करना होगा, तब वो क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। उसके बाद फाइनली लास्ट, मार्केट प्राइस को बनाना है क्या? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। माइनस NIT। फैक्टर कॉस्ट के कंटेक्स्ट में फॉर्मूला बनाओ, क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर दो, बस बन गया ये। ठीक है, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट और आपका एनएनपी एट एफसी बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। बस इस तरीके से कन्वर्जन करना और इसी तरीके से इसके न्यूमेरिकल होंगे। जैसे आपको तो जी, बस यही वाला आता है करना, इसके आगे मैम ने नहीं पढ़ाया था। हाँ सर बस ऐसे वाले ही आते हैं करने। हाँ, तो ठीक है, ये वाले भी आ सकते हैं पेपर में। जैसे कि जीएनपी एट एफसी आपको निकालना है और एनडीपी एट एमपी आपको गिवन है। जीएनपी एट एफसी आपको निकालना है और एनडीपी एट एमपी आपको गिवन है। ठीक है, क्लियर है? यस। तो बताओ क्या प्लस माइनस होगा? क्या क्या प्लस माइनस होगा? सर एक मिनट रुकिए, मैं लिख लूँ। समझ नहीं आ रहा है क्या निकालना है क्या नहीं। अरे जो इक्वल टू के इधर लिखा है वो गिवन है, और जो उधर लिखा है वो निकालना है। NDP MP गिवन है। यो, और जीएनपी एट एफसी निकालना है। FC निकालना है, तो पहले ग्रॉस और नेशनल। तो पहला होगा प्लस डिप्रिशिएशन। प्लस डिप्रिसिएशन। सही है कि गलत है? ऑब्वियसली गलत है। फॉर्मूला क्या बनाना है? ग्रॉस के कंटेक्स्ट में बनाना है ना, तो ग्रॉस के कंटेक्स्ट में फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट उधर चला जाएगा, तो नेट प्लस डिप्रिसिएशन बन जाएगा ना। ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डिप्रिसिएशन बन जाएगा। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन ऐड होगा। सही है, सही किया था आपने। ठीक है, एनएफआईए और एनआईटी बताओ क्या होगा? NFIA हम्म डोमेस्टिक। अरे पहले वो तो बनाने दीजिए ना फॉर्मूला। डोमेस्टिक।
अब इस प्लस डेप्रिसिएशन के बाद होगा प्लस NFIA। ओके, ये भी गलत है। इच्छा तो है बोलने की गलत है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, है तो सही। और ये प्रोडक्ट सेम होगा। एम्पियर FC माइनस NIT। माइनस एनआईटी गलत जवाब, माइनस एनआईटी गलत है। देखो क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट निकालना है ना, और मार्केट प्राइस गिवन है, तो फॉर्मूले को फैक्टर कॉस्ट के कॉलम टेक्स्ट में बनाओ। फैक्टर कॉस्ट MP इधर माइनस जाएगा, NIT होता है। एनआईटी उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी होगा, तो एनआईटी सही जवाब होगा। अरे कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने आप पे। आप ना ये गलत करवा दीजिएगा पेपर में बोल के। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन करना है। मंडे को हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसी कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, कन्वर्जन पे। अगर मंडे को ये खत्म हो गया तो ठीक है, अगला वाला शुरू किया जाएगा, मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट। बाद में क्या पापा से पूछना। हाँ आओ। हाँ, मेजरमेंट वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया जाएगा, नहीं तो ट्यूसडे को वाला कॉन्सेप्ट शुरू होगा। तो पहले बताइए तो GDP MP क्या होता है, NFIA क्या होता है, NIT क्या होता है, NNPFC क्या होता है, ये सब बताएंगे। क्या जीडीपी एनडीपी? मैम मैंने अभी बताया आपको ये सब, सबके एब्रिविएशंस बताया कि नहीं बताया? वो बताया ना, मतलब एग्जैक्टली होता क्या वो तो नहीं बताया ना। अरे तो मतलब कि थोड़ी बताऊंगा क्या? थ्योरी नहीं आती है। नहीं आती है, न्यूमेरिकल आता है इससे। सर जैसे कि मेरी बुक में ऐसे कि NDP MP है, तो सर उसका बड़ा सा डेफिनेशन लिखा है, तो वही मैं पूछ रही थी। वो नहीं आएगा, वो इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये पूरा ठीक है सर, न्यूमेरिकल। तब हाँ, पढ़ना है क्या तब कोई उसको? प्रॉब्लम नहीं। रीडिंग मारनी है क्या उसकी बैठ के? मैंने